आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में सांसद, अरविंद केजरीवाल के सियासी क्रांतिकारी नेता, सड़क से लेकर सदन तक आक्रामक ढंग से, पुरजोर ढंग से सरकार की घेराबंदी करने वाले संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका मंच पर। बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, बहुत सारे मुद्दे हैं संजय सिंह जी जिन पर आपसे बात होगी, लेकिन शुरुआत जो हमने लिया है, आज का जो हमारा बिंदु रहेगा, पहलू रहेगा कि दिल्ली की आबो हवा क्या कहती है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में आप हैं, दिल्ली में हम हैं और अभी बाहर से अंदर आप आए हैं। क्या कहा है हवा ने, सांस लेने के काबिल है? देखिए, हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने AQI का टेम्परेचर नाप लिया है और मैं तो ये सुनता रहा हूँ कि भाई 104-105 जब आदमी का टेम्परेचर हो जाता है तो उसकी स्थिति मरणासन्न हो जाती है। यहाँ तो टेम्परेचर 900 से भी ज़्यादा पार हो गया, तो दिल्ली की हालत क्या होगी आप समझ लीजिए। पूरे सत्र में आपने एक भी दिन देखा हो कि सरकार ने ऐसे गंभीर विषयों पे कोई चर्चा सदन में की हो, कोई इसका समाधान बताया हो, कोई विपक्ष और पक्ष मिलके या अलग अलग राज्यों के साथ क्या कोऑर्डिनेशन हो सकता है इस प्रदूषण को कम करने के लिए, उसके बारे में कोई बातचीत हुई हो? नहीं, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। दिल्ली जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, तमाम एम्बेसीज हैं यहाँ पे, दिल्ली जहाँ पे सारे सांसद और मंत्री रहते हैं, और दिल्ली जहाँ पे करोड़ों की संख्या में झुग्गियों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ के अंदर लोग रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। और आज 18 घंटे काम करके प्रधानमंत्री जी ने और रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली को एक स्थान पे नंबर 1 पे पहुंचा दिया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आज की तारीख में दिल्ली है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पे कि संवेदनशीलता के साथ पक्ष विपक्ष और राज्य सरकारों से मिलकर बातचीत करके इसका समाधान खोजने की जरूरत है। आप लोग विरासत में बीजेपी को कैसे दिल्ली देकर गए थे? आप अगर विरासत में आप लोग बीजेपी को कैसे दिल्ली सौंप कर गए थे? आप लोग खुद मानते थे देखिए गैस ऐसा चैम्बर हो गई है विरासत में, जहां दिल्ली के बाद पंजाब की बात आप करिए, पंजाब में हम जहां आए सत्ता में, वहां तो हमने 90% पराली जलाने की घटनाओं को कम कर दिया। हमारा जो काम था हमने वो किया। दिल्ली में भी जब थे हम, जब प्रदूषण बढ़ा तो केजरीवाल साहब ने वो ऑड इवन, चाहे उसकी जितनी आलोचना चर्चा आप करते रहिए उसके ऊपर, लेकिन वो एक सफल स्कीम दिल्ली के अंदर उन परिस्थितियों में लागू की। अब यहाँ तो क्या है, यहाँ तो प्रदूषण बढ़ रहा है, पटाखा दगाओ, पटाखा खूब दगाओ, तभी आप धार्मिक सिद्ध होगे। अपने बच्चे को आप जितना प्रदूषण में झोंक सकते हैं झोंकिए। तो ये जब मानसिकता होगी, इसका मतलब आपके मन में समाधान की ओर कोई ध्यान नहीं है, आपकी कोई कोशिश नहीं है कि प्रदूषण दिल्ली के अंदर कम हो, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से कुछ होने वाला बीजेपी का ये मानना है कि 2009 से लेकर अब तक, खास तौर पर अक्टूबर नवंबर में ये हालात होते ही होते हैं। इसमें कांग्रेस भी रही है, आप लोग भी सरकार में रहे हैं, और अब क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, आप लोग कोरी सियासत कर रहे हैं पोल्यूशन के नाम पर। भैया, आपके पास MCD है, आपके पास हरियाणा की सरकार है, आपके पास केंद्र की सरकार है, आपके पास दिल्ली की सरकार है, आपके पास LG है। आपने इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या सार्थक कदम उठाए, ये तो बताएंगे आप। हम बता सकते हैं, पंजाब में हमारी सरकार है, हम कह रहे हैं 90% पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई, क्योंकि हम प्रदूषण को लेकर चिंतित थे। हमारी ओर से जो कदम उठाया जा सकता था हमने उठाया। और पहले भी केजरीवाल साहब एक ही बात कहते रहे कि प्रदूषण की ये समस्या एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से इसका समाधान नहीं होना है। प्रदूषण की समस्या का समाधान होना है जब राज्यों के साथ केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी। आप लोग बार बार गैस चैम्बर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले किसने कहा ये? देखिए, अब अगर आप उस पर बात करेंगी तो फिर आपको टीवी चैनल्स के प्रोग्राम का एक आंकड़ा प्रस्तुत करना पड़ेगा अपने दर्शकों के सामने। जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो इतने कार्यक्रम, इतने शो, इतने डिबेट, इतनी आलोचना, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि दिल्ली वालों को तो जान से मार देना चाहते हैं केजरीवाल जी। इतना बड़ा विलियन, इंडिया न्यूज का, मैं संजय सिंह, नहीं, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं फिर भी बता देती हूँ, मैं जनता से जुड़े हर एक मुद्दे को मजबूती से उठाते हैं। मैं किसी विशेष चैनल, आप सही कह रहे हैं, आपने शुरुआत में मैं विशेष चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ओवरऑल कह रहा हूं। आप आंकड़ा प्रस्तुत कीजिए
कि सारे टीवी चैनल्स ने उस समय अरविंद केजरीवाल को किस तरह से टारगेट किया और किस तरह से डिबेट कराई और किस तरीके से प्रदूषण को सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल उसके लिए जिम्मेदार है ऐसा आरोपित करने का काम किया। वो सच पूरे देश और दिल्ली के सामने आना चाहिए। कोई लेकिन भी आज की तारीख जिम्मेदार में नहीं हो सकता। आज की हम नहीं तारीख कहते में ये। लेकिन आप ये बताइए संजय सिंह जी, पंजाब की तो पराली की आज आप की बात करते तारीख में हैं। उसको लेके माफ कीजिएगा टीवी चैनल्स की भी कितनी चिंता है, नहीं दिखती जितनी केजरीवाल जी के समय में हमें तो दिखती थी। चिंता है, हम खुद राजधानी दिल्ली में हैं। तो अच्छी बात हम भी है। उसी हवा में सांस ले रहे हैं, आप भी उसी में ले रहे हैं। बिल्कुल, मैं देश तो के पीएम ये भी कह उसी रहा हूँ, में ये सांस सबकी ले रहे हैं, चिंता अरविंद होनी चाहिए। केजरीवाल, उनका परिवार भी ये सांस ले सबकी रहा है। चिंता जी। होनी चाहिए, लेकिन एक्यूआई मीटर पे पानी छिड़का के उस चिंता को आप कम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपके कुछ सुझाव हैं, क्योंकि पराली वाली बात तो ठीक है पंजाब और हरियाणा पर लागू हो जाएगी। हरियाणा की सरकार भी कहती है कि हमने पराली पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। दिल्ली की जब बात आती है, आप लोग भी सरकार में रहे, कोई ऐसे सुझाव जो काम आप लोग कर रहे थे लेकिन बीजेपी ने उन कामों को रोका, उन कामों के रोकने के चलते पोल्यूशन बढ़ गया दिल्ली में? सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके एक अस्थाई नीति इसके लिए बनाए। हर साल इसी महीने में बार बार प्रदूषण की समस्या पे चर्चा करना और भूल जाना, ये जो सरकारों की आदत हो गई है, इससे समाधान नहीं निकलेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं बार बार अपने राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ। हमने इस ओर चिंता दिखाई और इसलिए आज पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई। अगर यही चिंता केंद्र सरकार के अंदर होती, हरियाणा के सरकार के अंदर होती, हमारी सरकार से भी बातचीत आप करते, पंजाब की सरकार से भी, और उसका एक मिलकर समाधान निकालते, तो मुझे लगता है कि आज ये हालात हमको नहीं देखने पड़ते। आप ये मान रहे हैं पंजाब में पराली जलाने की जो घटनाएं हैं कम हुई हैं, संजय सिंह जी हरियाणा में भी कम हुई हैं। और देखिए, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी अरविंद केजरीवाल से जोड़कर। हरियाणा के बेटे हैं, जब ये हुआ कि गर्मी आई तो कहा गया हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, सर्दी आई तो कहा गया कि हरियाणा के किसान पराली जला रहे हैं, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, बरसात हुई तो कहा गया हथनीकुंड बैराज से ज़्यादा पानी हरियाणा छोड़ रहा है, जिसके चलते बाढ़ जैसी स्थिति हरियाणा में है। कभी ये भी कह दिया गया कि यमुना में जहर मिलाया जा रहा है हरियाणा की ओर से। तो हरियाणा के बेटे होकर हरियाणा को लेकर इस तरह की बयानबाजी करते थे। बीजेपी ने ये जरूर कहा कि हरियाणा के बेटे होकर हरियाणा के साथ इस तरह की बातें करना, तो हरियाणा को विलेन बनाने का प्रयास। पहली बात, हरियाणा के बहादुर लोगों को, हरियाणा के बहादुरी के इतिहास को, हरियाणा के वीरता के इतिहास को हरियाणा की निकम्मी सरकार से आप तुलना मत कीजिए। हम हरियाणा के निकम्मी सरकार की बात कर रहे हैं। हरियाणा के लोगों का सम्मान हमारे दिल में हमेशा है, सिर झुका के है। तो ये दोनों बातें अलग हैं। कृपा करके मैं आपसे क्षमा चाहते हुए कहूंगा कि ऐसा हमारी ना, हरियाणा के लोगों का दिल में, दिमाग में हर तरीके से पूरा सम्मान है, लेकिन एक ऐसी सरकार जो दुर्भावना से काम कर रही है, और ये हम हवा में तो कोई बात नहीं कह सकते। आपको एक आंकड़े देने होंगे ना, कोई चीज़ तो बताना होगा कि भाई क्यों हम कह रहे हैं कि पानी कम आ रहा है। क्योंकि एक निर्धारित मात्रा पानी की देनी होती है, उसकी वो सुप्रीम कोर्ट से तय चीज़ें हैं, वो सरकारों के बीच में समझौता के तहत तय चीज़ें हैं कि भाई इतना पानी इस समय आपको छोड़ना पड़ेगा। तो हम उसके आधार पे कह रहे थे कि पानी सरकार कम दे रही है। वो सरकार की आलोचना है, सरकार के हरियाणा के लोगों की बिल्कुल आलोचना नहीं है। हरियाणा की प्रतिष्ठा को भी बीच में मत लाइए। हरियाणा की प्रतिष्ठा को वहां की सरकार खराब कर रही है। ठीक है, देखिए नेता जोड़ देते हैं, हरियाणा को भी जोड़ देते हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं मानता। शीतकालीन सत्र चल रहा है, आप जमकर सरकार को घेर रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर भी, जनगण मन को लेकर भी आपने जमकर सरकार को घेरा है। वोट चोरी को लेकर भी लगातार आप एक्शन में हैं, आक्रामक ढंग से सरकार पर हमला कर रहे हैं। देखिए, सारी चीज़ों के मैंने ऐतिहासिक तथ्य रखे, कुछ छिपाया नहीं। ये सच है कि आरएसएस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी 3 राज्यों में, और कृषक प्रजा पार्टी के नेता थे फजलुल हक, उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, और उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वित्त मंत्री थे उस राज्य की सरकार में। और उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। ये ऐतिहासिक सच है। 52 साल तक तिरंगा झंडा आरएसएस ने अपने नागपुर के मुख्यालय पे नहीं फहराया। जिन 3 लड़कों ने वो झंडा फहराने की कोशिश की, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। 13 साल तक
मुकदमा उनके ऊपर चलाया गया। मैंने 28 दिसंबर 1949 का ऑर्गेनाइजर मुखपत्र दिखाया, जिसमें साफ तौर पे लिखा था कि जन गण मन ये आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। आप हमारे राष्ट्रगान का अपमान करेंगे, आप हमारे तिरंगे का अपमान करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेंगे, और वंदे मातरम लगा के कितने चार लोगों का नाम तो मैंने पूछा था कि 4 लोगों का नाम बताइए जो वंदे मातरम लगा के जेल में गए हों, तो आपके पास वो भी नहीं है। तो इसलिए नकली राष्ट्रवादी बनने की कोशिश मत कीजिए। आपका जो इतिहास है वो देश जानता है, और नहीं जानता है तो इस बहस, मैं तो हैरान था, मुझे तो लग रहा है नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस की गोभी खोदने के लिए बहस रखी। जो आरएसएस के बारे में देश के लोगों को पता नहीं था, आरएसएस को बदनाम करने के लिए मोदी जी ने वंदे मातरम की डिबेट रखी कि पूरे देश में आरएसएस की सच्चाई पूरा विपक्ष मिलकर बता दे। ये काम हुआ? ये काम हुआ? तो जो ऐतिहासिक तथ्य थे, जो ऐतिहासिक सच था, जो सारे प्रमाण थे, वो मैंने सदन के अंदर रखे। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, तिरंगे का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया, और मुस्लिम लीग की जिन्ना के साथ सरकार बनाई। वो कांग्रेस को लेकर कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को लेकर कहते हैं वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए गए। ये तमाम तरह की बातें इस बार के सत्र में हम देख रहे हैं। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि इस बार सदन के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ क्यों बढ़ाया, मैक्सिको जैसे देश ने 50% टैरिफ लगा दी हिंदुस्तान पे। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि हम चर्चा करेंगे कि 20 लाख लोग प्रदूषण से इस देश के अंदर हर साल मर जाते हैं, उसको दूर करने के लिए कैसे काम करेंगे। 45 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है इस देश में, उसमें कैसे बातचीत करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इन सारे विषयों पे चर्चा नहीं हुई। महंगाई पे बात नहीं हुई, किसान एक खाद की बोरी के लिए लाइन में खड़ा रहता है, उसकी मौत हो जाती है, हमारे उत्तर प्रदेश की घटना है। तो इन सारे मुद्दों पे हम सोच रहे थे कि सदन में बात होगी, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। तो सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है वो। अभी जैसे क्या है, वंदे मातरम पर चर्चा को संजय सिंह गैर जरूरी मानते हैं? नहीं, जरूरी मानते हैं। संजय सिंह बिल्कुल जरूरी मानते हैं वंदे मातरम की चर्चा को। लेकिन जो वंदे मातरम लगाने वाले लोग थे, अगर वो आज हिंदुस्तान में होते तो कहते पहले लाल किले के पास हुए आतंकी हमले पर बात करो, पहले इस देश के करोड़ों जो नौजवान बेरोजगार हैं उस पर बात करो, पहले बात करो कि देश में महंगाई कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, और रुपया कम क्यों हो रहा है, रुपए की कीमत गिर क्यों रही है, इस पे बात करो। वो वंदे मातरम लगाने वाले इस तरह के भारत की कल्पना कर रहे थे। इनके एक उदाहरण दूं आपको, इनके एक मंत्री हैं AK शर्मा उत्तर प्रदेश में। तो क्या हुआ कि बिजली नहीं आ रही थी हमारे यहाँ यूपी में, व्यापारियों ने उनको घेर लिया, कहने लगे साहब 21-21 घंटे लाइट नहीं आ रही है, हमारे बच्चे रो रहे हैं, व्यापार बर्बाद हो रहा है, 21-21 घंटे मंत्री जी लाइट नहीं आ रही है, कुछ इंतजाम कीजिए, कुछ इंतजाम कीजिए। कहने लगे जय श्री राम, बजरंगबली की जय। तो क्या आपको भगवान श्री राम ने कहा है कि आप इतने नाकारा हो जाइए, इतने नाकारा हो जाइए कि बिजली ना दीजिए लोगों को? बीजेपी की पिच पर आप लोगों ने भी जाने का प्रयास किया था, उसमें सुंदरकांड के पाठ की बात करें, हनुमान चालीसा की बात करें, लेकिन आप लोग हारे। क्या आप लोगों को ऐसा फीडबैक था ग्राउंड पर, भनक थी ऐसी? देखिए कि इस बार जनता आप लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है? ऐसा है कि हमारी सरकार को किस तरह से डिस्टर्ब किया गया आपसे छिपा नहीं है। हमारे सारे प्रमुख नेता, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन, मुझे सबको पकड़ पकड़ के झूठे मामले में जेल डाल दिया। 1 रुपए किसी के घर से बरामद नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, लेकिन डाल दिया जेल में। हमारी सरकार को एक कामों को बाधित किया। दूसरा, फिर इन्होंने क्या किया कि जितने भी काम थे, चाहे वो सीवर से रिलेटेड हो या पानी से रिलेटेड हो, सारे काम उन्होंने ठप करने का, रोकने का प्रयास किया। फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत चालाकी से केजरीवाल साहब के जेल से बाहर आने से पहले ही उन्होंने विधानसभा वाइज वोट कटवाने का काम किया। और मैंने सारे प्रमाण, आपके चैनल पे स्टोरी भी चली होगी और आपको याद होगा कि देश के सामने रखे थे। मंत्रियों के घरों में 42,000 वोट काटे गए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 42,000 वोट काटे गए और 4,000 वोट से वो हार गए। वाली बातें, आप लोग हारे हैं तभी ये हुआ है, ये हराने के लिए हुआ है? उसके पहले हो गया था ना, बिल्कुल लिखित में शिकायत दी है, ठीक है। उसके पहले शिकायत दी है। विधानसभा वार जिस तरह से
बीजेपी के लोगों ने वोट कटवाने के लिए, वोट बढ़वाने के लिए घपला किया है, उसकी शिकायत दी है। एक एक चीज रिटर्न में है। अहम सवाल अभी बचते हैं। आपने कहा कि हमारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अब भी आप कई बार कहते हैं कि मुझे 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई दे दी जाए, ये सब के सब बाहर नहीं मिलेंगे, तो आपको डर नहीं लगता है? ऐसा है, डर के क्या करेंगे और क्या कर लेंगे? ये मुकदमा लिख लिया, जेल में डाल लिया। इरादतन हो रहा है सब कुछ, फिर इस तरह की इरादतन ही हो रहा है। देखिए, इरादतन ही हो रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है समय मेरा समाप्त हो गया। नहीं संजय सिंह जी, अभी आप चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा बड़े नेताओं को जेल में भेजा। ये जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते आप लोग सत्ता के रास्ते पर पहुंचे थे, उसके बाद एक नैरेटिव इस तरह का तो हुआ कि आप लोग इसी के जंजाल में फंस गए। उसका नुकसान हुआ दिल्ली में आप लोगों को? देखिए, नैरेटिव जाहिर सी बात है, मीडिया ने हमारे खिलाफ बनाया, बीजेपी ने हमारे खिलाफ बनाया, निश्चित रूप से हमारे खिलाफ जांच एजेंसियों का खुलकर दुरुपयोग किया गया, तो ये हुआ। इसमें कहीं कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन निकला क्या? किसी के घर से भी कुछ बरामद हुआ तो आप बताइए, किसी के घर से कुछ मिला हो आज तक तो बताइए। तो आरोपित करने के लिए तो किसी को भी आप आरोपित करके झूठे मामले में डाल के जेल में डाल दीजिए। हमने तो सभी को मंच दिया है, उसमें सत्ता पक्ष की बात हो, विपक्ष की बात हो। पंजाब में चुनाव करीब गए, वहाँ किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? और लोगों में, विपक्ष के लोग ही कह लीजिए, आपके विरोधी लोगों की बात कर लीजिए, एक मैसेज ग्राउंड पर ये है कि अरविंद केजरीवाल ही तो सुपर सीएम नहीं है वहाँ पर। देखिए, ये आज की तारीख में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। उसके नेता कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पार्टी के विस्तार के लिए, मजबूती के लिए कौन जाएगा? सबसे बड़े नेता के तौर पे अरविंद केजरीवाल जाएंगे। चाहे गोवा हो, गुजरात हो, पंजाब हो, तो वो जा रहे हैं। इसमें इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको प्रॉब्लम जानती हैं क्या है? इनको प्रॉब्लम ये है कि जाना बंद कर दें, जिससे ये खुराफात अपनी कर सकें। तो उनके खुराफात पे अंकुश लगती है, उनके जो और तौर तरीके हैं उस पर अंकुश लगती है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को टारगेट करते हैं। पंजाब का, अरे भाई, पंजाब भारत का हिस्सा है। पंजाब में हमारी पार्टी को 95 सीट मिली है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी लगातार चुनाव के पहले भी और उसके बाद भी काम करते रहे हैं, जाते रहे हैं, तो इसमें समस्या क्या है? मुझे समझ में नहीं आता। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप मंच पर आए, आपने समय निकाला। शुभकामनाएं भी आपको पंजाब चुनाव के लिए, साथ ही इसी तरह से मजबूती से आप सदन में आवाज उठाते रहें। बहुत शुक्रिया।